तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इनविंसिबल स्वॉर्ड मास्टर के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक मार्शल आर्ट्स का ग्रुप होता है जिसे हवासान ग्रुप कहते हैं। तो हवासान ग्रुप के लोग जो होते हैं वो इन दोनों बच्चों के बारे में सुनने के बाद वहां पर आते हैं, स्पेशली वो जहां पर वू कैंग के लिए आए होते हैं। लेकिन दोनों बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं, तो वो उनके पास आते हैं और आकर चेक करने के बाद कहते हैं कि वू कैंग जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है और वो कहते हैं कि वू कैंग की बॉडी बिल्ड बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हम यहाँ पर इसी ट्रेनिंग देते हैं तो ये बच्चा जो है ये एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। तो इसी के साथ उनके डैड डाइवोंग आगे बढ़ते हैं और कहता है कि हम मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर बचपन से एक मार्शल ग्रुप को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे थे और तुम्हारे वासन ग्रुप के बारे में यानी तुम्हारी मार्शल एकेडमी के बारे में इन दोनों ने बचपन से ही सपना देखा है कि तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, तुम दोनों बच्चों को लेकर जा सकते हो। लेकिन वो एल्डर उसे कहता है कि हम तुम्हारे इस छोटे बच्चे को तो लेकर जाएंगे, लेकिन हम लोग इस बड़े बच्चे को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। इसे देखकर ही लगता है जैसे ये बीमार हो, यानी कि ये बहुत ज्यादा कमजोर है और हम लोग इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। तो डाइवोंग उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इसकी बॉडी की तरफ मत जाओ, क्योंकि ये लड़का जो है बचपन में बहुत ज्यादा तेज तराज था और ये फिर से यहाँ पर वैसे ही हो जाएगा। तो इसी के साथ ही वासान ग्रुप का जो लीडर होता है वो उसे कहता है कि हम तुम्हारे सिर्फ एक बच्चे को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, हम दोनों को साथ नहीं लेकर जाएंगे। अगर तुम चाहते हो जहां पर तुम्हारे बच्चे को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मिले तो अपने एक बच्चे वू कैंग को हमारे साथ भेज दो, दूसरे को हम लोग नहीं लेकर जाएंगे। सुनने के बाद वू मून जो होता है वहीं पर अपना सर लटका देता है और उसके डैड भी इससे काफी ज्यादा उदास होते हैं और इस बात से कैंग भी काफी ज्यादा उदास होता है। लेकिन साथ ही वहां पर पूरी रात सोचने के बाद फैसला होता है कि ठीक है कैंग को भेज दिया जाए, क्योंकि वो कैंग से पूछते हैं क्या तुम फिर भी जाना चाहते हो, तो वो कहता है हाँ मैं अकेला भी वहां पर जाना चाहता हूं, क्योंकि वो मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। और इसी के साथ ही वासान ग्रुप के साथ उसको भेज दिया जाता है, जबकि वो पीछे अपने भाई की तरफ देख रहा होता है। फिर साथ ही वो मुड़कर चला जाता है और उसका बड़ा भाई मूव ऑन जो होता है वहीं पर रह जाता है अपने डैड के साथ। तो मूव ऑन बेचारा वहां पर इस दर्द को अपने अंदर ही छुपा लेता और अपने डैड के सामने वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता कि वो कितनी शिद्दत के साथ यहाँ पर किसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता था, किसी मार्शल आर्ट्स अकेडमी को ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन अब बेचारा वो किसी मार्शल आर्ट्स अकेडमी को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी उस बीमारी की वजह से। वो उदास होकर वहां पर से अंदर चला जाता है, लेकिन अपने डैड के सामने बिल्कुल भी रोता नहीं है। तो वो अपने रूम में चला जाता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। वहां पर उसके आंसू उसके चेहरे के ऊपर बह रहे होते हैं। तो उसके डैड सोच रहे होते हैं कि मेरे बच्चे के साथ तो ये ज्यादती है, मेरा बेटा यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा तेज था लेकिन बीमारी की वजह से ये कमजोर हो गया और अब यहाँ पर कैंग अकेला यहाँ पर से चला गया। कैंग को भी यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैंग ये कहता कि हम दोनों भाई एक साथ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहता। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि बेटा क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है हाँ डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, और अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में चले जाने के बाद वो बेचारा वहां पर दीवार के साथ लगकर बैठा रो रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर दूसरों के मुकाबले में ऐसा क्यों हूँ, मेरी बॉडी ऐसी क्यों है, मैं कमजोर क्यों हूँ, मेरा छोटा भाई यहाँ पर मुझसे बड़ा दिखाई देता है, वो यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने के लिए चला गया और मैं यहाँ पर रह गया हूँ, क्या मैं सारी जिंदगी यहाँ पर अपने डैड के साथ बर्तन धोता रहूंगा। लेकिन जिस दिन वहां पर कैंग ने मार्शल आर्ट्स अकेडमी को ज्वाइन करने का फैसला किया और यहाँ पर अपने भाई को छोड़कर चला गया, उस दिन इन दोनों की किस्मत चेंज होने का फैसला हो गया था। और इसी के साथ ही नेक्स्ट रूम उनके रूम के अंदर का दिखाया जाता है, जहां पर वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं यहाँ पर अपने बेटे कैंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि म्यूरियम जो है वो एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सीखने के लिए भेजने हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। तो उसके डैड उसे कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि वू मून भी वहां पर जाना चाहता था, हवासान ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता था ताकि वो मार्शल आर्ट सीख सके। उसकी वाइफ उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर दोनों बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ, एक वहां पर खतरे में चला गया और दूसरा यहाँ पर रहकर उदास है, वो इस बात से डिस्पेयर में न चला जाए। हमें यहाँ पर उसको पूरी तरह से भरोसा देना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि एक ना एक दिन वो ठीक हो जाएगा और वो भी एक मार्शल आर्टिस्ट बन पाएगा। इसके साथ उसका हस्बैंड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वू मून ने खाना नहीं खाया, तो मैं उसे जाकर कुछ खाने को देकर आता हूँ, क्योंकि वो बेचारा ऐसे रूम में चला गया था। तो उसके डैड जैसे ही वहां पर अपने होटल की तरफ जाते हैं और वहां पर कुछ खाना बनाने लगते हैं, तो उन्हें होटल के बाहर जबरदस्त रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। उनका घर वहीं पर होटल के साथ ही होता है, तो वो जल्दी से बाहर जाते हैं और कहते हैं कि ये अचानक से रोशनी क्यों चमक रही है। वो दरवाजा खोलकर बाहर देखते हैं तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां पर एक इमोर्टल होता है, एक इमोर्टल बुड्ढा एल्डर वहां पर हवा में उड़ रहा होता है। उसे देखते वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो उसका बेटा वू मून अंदर बैठा होता है, वो उसकी चीख सुनने के बाद भागता हुआ बाहर आता है और कहता है डैड डैड क्या हो गया। वो खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो उसे वहां पर एक एल्डर दिखाई देता है, एक बुड्ढा एल्डर सफेद बालू के साथ हवा में उड़ रहा होता है। तो वो उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो भी जल्दी से भागता वहां पर नीचे उतर आता है। तो वो उनसे कहता है कि डियर एल्डर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो वो एल्डर आके हंसना शुरू कर देता है, फिर साथ ही वहां पर नीचे उतरता है, जबकि हमारा वू मून भी उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था, क्योंकि उसकी किस्मत अब यहाँ पर बदलने वाली है। तो एल्डर वहां पर अंदर आ जाते हैं। जब एल्डर वहां पर अंदर आते हैं तो इसी के साथ उसके डैड कहते हैं कि बेटा वू मून जल्दी से नीचे आओ। तो वू मून भी भागता वहां पर नीचे आ जाता है और आकर दरवाजे में छुप कर देख रहा होता है। तो एल्डर वहां पर वू मून को देखने के बाद उसे कहते हैं कि बच्चे मुझे भूख लगी है, क्या मुझे यहाँ पर कुछ खाने को मिल सकता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे नूडल्स बनाकर दे सकते हो। उसके डैड उसे कहता है कि वू मून जल्दी जाओ जाकर कुछ लेकर आओ, जाकर सबसे बेस्ट सीट को तैयार करो, हमारे रेस्टोरेंट की सबसे बेस्ट सीट, और उसको अच्छे से साफ कर देना ताकि एल्डर वहां पर बैठ सके। वू मून एल्डर से कहता है कि एल्डर प्लीज यहाँ पर आ जाए, और उसके बाद वो उन्हें अंदर लेकर आते हैं, उसे खाने के लिए
वहाँ पर दिया जाता है। तो एल्डर वहाँ पर उसको खा रहे होते हैं, फिर साथ उसे कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं, तुम्हारा वुमन जो होता है उसे घूर घूर कर देख रहा होता है और कहता है क्या यहाँ पर इस तरह के मोटर्स को भी खाना खाने की जरूरत पड़ती है? मैंने तो सुना था कि मोटर्स जो है वो खाना नहीं खाते। खाना खाने के बाद एल्डर उनसे पूछते हैं कि बताओ कितने पैसे हुए? तुम्हारा डाइवुंग उसे कहता है कि एल्डर हम लोग आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, आप जैसे एक इमोर्टल से हम पैसे कैसे लेंगे? तो हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि आप जैसा इमोर्टल यहाँ पर हमारे होटल में खाना खाने के लिए आया। तो इसी के साथ ही एल्डर से कहता है कि मैं यहाँ पर गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर फ्री में खाना खाकर चला जाऊँ। इसी के साथ ही वो उसे कहता है क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर एक पेपर और पेन लेकर आ सकते हो? मैं यहाँ पर इसकी कीमत के बराबर यानी खाने की कीमत के बराबर तुम्हें कुछ दे देता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद डाइवुंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या यहाँ पर मेरी अच्छी किस्मत के लिए कोई तलिस्मान लिख कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर कस्टमर्स ही कस्टमर्स होंगे, मैं अमीर हो जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं अभी पेपर पेन लेकर आता है। वो भागता हुआ अंदर चला जाता है, बहुत ही खुश होता है कि यहाँ पर हमारी किस्मत बदलने वाली है। वुमन जो होता है वहां पर एल्डर को घूर घूर कर देख रहा होता है। एल्डर उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि इमोर्टल होना बहुत ही खास बात है? तो वो कहता है हाँ इमोर्टल होना बहुत ही खास बात है। तो वो उसे कहते हैं लड़के क्या तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखना चाहोगे? क्या तुम यहाँ पर ऐसी मार्शल आर्ट सीखना चाहोगे जिससे तुम यहाँ पर इस दुनिया में इनविंसिबल हो जाओ, यानी मेरी तरह एक इमोर्टल बन जाओ? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट्स ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से तुम पूरी रात यहाँ पर रोते रहे हो। तुम्हारा वुमन कहता है लेकिन आपको कैसे पता चला? एल्डर उसे कहता है कि तुम्हारी शक्ल के ऊपर साफ दिखाई दे रहा है कि तुम यहाँ पर रो रहे थे और मैंने वो सब कुछ देखा कि तुम्हारा भाई एक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए चला गया जबकि तुम यहाँ पर अपने रूम में बैठकर रो रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। और इसी के साथ उसके डैड वहाँ पर पेपर और इंक लेकर आ जाते हैं और एल्डर उनसे कहते हैं कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे यहाँ पर खाना दिया, बदले में यहाँ पर तुम्हारे लिए एक पेंटिंग ड्रा करूंगा, एक बहुत ही कमाल की पेंटिंग करता हूँ कि जितना खाना तुमने मुझे दिया है उसके बदले में वो पेंटिंग ठीक रहेगी। और इसी के साथ ही वहाँ पर पेंटिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वो पेपर को वहाँ पर दीवार के साथ टांगते हैं और साथ ही वहाँ पर ब्रश को यूज करते हुए वहाँ पर पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं। हालांकि उनका ब्रश जो होता है वहाँ पर उस पेपर को टच भी नहीं कर रहा था और इस बात से डाइवुंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। वो एक लैंडस्केप की पेंटिंग बनाते हैं जहाँ पर कुछ पंछी उड़ रहे होते हैं, साथ ही वहाँ पर शायद किसी अदर वर्ल्ड की पेंटिंग होती है, यानी कि वो अपनी राम की शायद पेंटिंग बना रहे होते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे और एक माउंटेन होती है और कुछ पंछी उड़ रहे होते हैं। तो वुमन और उसके डैड डाइवुंग दोनों ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वहाँ पर जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है वो उनसे कहते हैं कि ये लो, ये पेंटिंग अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी इस पेंटिंग को बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखोगे। साथ ही एल्डर उनसे कहता है ठीक है अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तो वो उसे कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही उसे कहता है एल्डर जरा रुके तो सही, प्लीज अपना नाम तो बताकर जाएं। तो इसी के साथ ही एल्डर से कहता है कि मेरा नाम जानकर क्या करोगे, मैं तो बस एक बुढ़ा आदमी हूँ जिसे लोगों ने बुला दिया है, और अगर तुम यहाँ पर मुझे याद रखना चाहते हो तो बस इस नाम से याद रखना, सभी लोग मुझे यहाँ पर सेलेस्टियल मास्टर्स थ्रेड के नाम से जानते हैं। जब उसके डैड वहाँ पर उस नाम के बारे में सोच रहे होते हैं कि मैंने पहले कभी इस नाम के बारे में क्यों नहीं सुना, उसका बेटा वुमन जो होता है उस पेंटिंग को घूर घूर कर देख रहा होता है। जब वो उस पेंटिंग को घूर कर देख रहा होता है इसी के साथ उसके जहन में वहाँ पर उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर मास्टर की बातें आती हैं। मास्टर वहाँ पर उससे बात कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर एनलाइटमेंट उसे दे रही होती है, यानी कि उसे मार्शल आर्ट्स की एनलाइटमेंट मिल रही होती है। वो सारे के सारे वर्ड सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और उसके बाद उसे ऐसा लगता है जैसे वो उस पेंटिंग के अंदर चला गया हो, क्योंकि वो पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग नहीं होती बल्कि उस पेंटिंग के अंदर 2 मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स होती हैं जो कि उस पेंटिंग के अंदर जाकर वो सीख सकता है। सबसे पहली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जो होती है वो एक तलवारबाजी की टेक्निक होती है जिसे स्वर्ड्समैनशिप ऑफ हेवन एंड अर्थ कहा जाता है। दूसरी टेक्निक के बारे में बाद में बताया जाएगा। तो डाइवुंग उसे कहता है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर इस पेंटिंग को इस तरह से घूर घूर का क्यों देख रहे हो? तो वो उसे कहता है कि फादर क्या आप इसको देख नहीं पा रहे, ये पेंटिंग मूव कर रही है। तो उसके फादर उसकी बात से और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहता है कि बेटा कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ये पेंटिंग मूव नहीं कर रही बल्कि वैसी की वैसी है जैसी है। लेकिन हमारा वुमन जो होता है उस पेंटिंग को वहां पर घूर घूर का देख रहा होता है जैसे कि उसे वहां पर से एनलाइटमेंट मिल रही हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा वुमन जहाँ पर इस पेंटिंग की मदद से कैसे एक इनविंसिबल स्वर्ड्समैन बन पाएगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 2 का एंड होगा और आप लोगों ने कमेंट करके बताना और लाइक करके बताना है कि दोनों सीरीज में से इन कोल्ड ब्लड और इसमें से कौन सी सीरीज जो है वो ज्यादा बेहतर है और कौन सी को स्टार्ट किया जाए।